हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर 106 है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी इससे पहले के वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर के कई वीडियोज आपको मिल जाएंगे। इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप प्रत्येक रात 10 बजे इस क्लास में जुड़ सकते हैं। वहीं पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये कक्षाएं निःशुल्क रूप से चलती हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वॉइस के क्वेश्चन, वॉइस चैप्टर डिस्कस, सॉरी वॉइस कह रहा हूँ, वर्ब के कुछ एडवांस रूल डिस्कस कर रहे थे हम लोग, उसे देखते हैं। चलिए। हम्म स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? आवाज प्रॉपर मिल रही है? हम्म हाँ सर। ठीक है। कहाँ तक हो गया था? आई थिंक ये प्रीपोजिशन द पुअर एंड नो, एक मिनट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक का हो गया था हाँ सर। हाँ 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 हाँ, ये वाला यहाँ तक हो गया था आई थिंक। कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड कंपनी। ठीक है, हाँ सर। तो कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी इस तरीके से था। तो ही हिट जो है यहाँ पे ये कर चुके थे। यहाँ तक कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव का प्रयोग नहीं होता है। कौन कौन से ऐसे हैं? जैसे कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाद, मूव, रेस्ट, हाइड। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि ये ऐसे वर्ब है जिनके बाद क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग क्या होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप जानते हैं क्या होता है? योर सेल्फ, माई सेल्फ, ये इस तरह के जितने भी हैं आप प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नहीं देखे होंगे वहां पे देखिएगा वीडियो। अब बताइए, आई प्रेफर टी देन कॉफी, ये गलत है। क्या होगा इसका सही? आई प्रेफर टी टू कॉफी। आगे देखिए, ही इन्वाइटेड मी ऑन या फॉर टी, ये गलत है। क्या होगा? ही इन्वाइटेड मी टू टी, ये सही होगा। क्यों होता है ऐसा? इसका कारण जानिए। वर्ब के बाद आने वाला प्रीपोजिशन या तो फिक्स्ड होता है, यानी कोई वर्ब है उसके बाद जो प्रीपोजिशन आएगा वो या तो फिक्स होगा कि वही आना ही आना है, या फिर किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, यानी उसके बाद कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, या तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। और अगर वर्ब के बाद हो रहा है तो वो फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। बात समझिए कैसे। जैसे यहीं पे आपका था, आई प्रेफर टी देन कॉफी, ये आपका नहीं होगा। ये क्या है? फिक्स प्रीपोजिशन होगा कि प्रेफर के बाद क्या होगा? टू टू। का ही प्रयोग करना है आपको। टू। ठीक है। जैसे इनवाइटेड, इनवाइट के साथ क्या करना है? ऑन या फॉर नहीं यूज करेंगे, फिक्स प्रीपोजिशन है कि इनवाइट रहे तो टू का ही प्रयोग करेंगे आप। आगे देखिए, कह रहा है वर्ब के बाद आने वाला प्रीपोजिशन हिंदी ट्रांसलेशन के अनुसार नहीं होना चाहिए। जैसे जो ट्रांसलेशन करते हैं उसके हिसाब से आप नहीं देखेंगे, प्रीपोजिशन देखे। देखिए, द पुअर हैड नो बेड टू स्लीप इन। इसका मतलब क्या हुआ बताएगा कोई? द पुअर हैड नो बेड टू स्लीप इन, अनुवाद करिए। कोई लोग भी अनुवाद करिए, किसी जिसको भी आ रहा हो। गरीब के पास सोने के लिए बेड नहीं था। तो बेड बोलेंगे, बेड को। बिस्तर बिस्तर। बिस्तर। ही हैड नो पेन टू राइट विद, उसके पास लिखने के लिए कोई कलम नहीं थी। डू यू हैव अ चेयर टू सिट ऑन। अब यहां पे गौर करिए, स्लिप इन, इन यहाँ पे, राइट विद, सिट ऑन, ऑन जो है यहाँ पे, ये सब क्या है? ये फिक्स प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन। है ना, फिक्स प्रीपोजिशन है। फिक्स। राइट विद, सिट ऑन, स्लिप इन। जब किसी नाउन जैसे बेड, पेन इत्यादि को कोई इंफिनिटिव जैसे टू स्लिप, टू राइट इत्यादि क्वालिफाई करे तो इंफिनिटिव के बाद प्रीपोजिशन इन, विद आदि का प्रयोग होता है। बात समझ में आई? देखिए क्या कह रहा है। जैसे कोई नाउन है, वो बेड हो सकता है, पेन है, इस तरीके से इसके बाद अगर कोई इंफिनिटिव आए, इंफिनिटिव आप जान चुके हैं क्या होता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे टू स्लिप है, टू राइट है, अगर ये आए उसको बताने के लिए तो इन्फिनिटिव के बाद किस तरह का प्रीपोजिशन होगा? इन का, विद का,
इस तरह के प्रीपोजिशन का आप प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ बेड की बात आ रही है तो बेड के पर क्या है, सोने के लिए, स्लीप इन। बेड के बारे में पेन से क्या करते हैं, लिखने के लिए तो राइट विद किया। चेयर पे बैठने के लिए सिट ऑन, है ना। आई हैव नेवर एंड विल नेवर चीट यू। आई विल नेवर एंड सॉरी आई हैव नेवर एंड विल नेवर चीट यू, ये गलत है। क्या होगा, आई हैव नेवर चीटेड, वर्ब का क्या लगाएंगे यहाँ पे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एंड विल नेवर चीट यू, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। नथिंग हैज और विल बी मोर ट्रेजिक देन दिस सॉरी देन हिज डिमाइस। डिमाइस का मतलब क्या होता है, मृत्यु, मृत्यु, मौत। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है। सही इसका क्या होगा, नथिंग हैज बीन मोर सॉरी नथिंग हैज बीन और विल बी मोर ट्रेजिक देन हिज डिमाइस। क्यों हुआ ऐसा, अगर किसी एक वाक्य में एक वर्ब के दो फॉर्म की जरूरत हो, यहाँ पे दो फॉर्म की जरूरत है, एक हैज बीन भी लगाया है, विल बी भी लगाया है, तो दोनों फॉर्म का प्रयोग करें। इसमें क्या होगा कि दोनों जो फॉर्म है उस दोनों फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। हम एक फॉर्म से काम नहीं चला सकते। जैसे यहाँ पे ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि ये एक ही फॉर्म से काम चला रहा था। He have never and will never cheat you। जैसे इसमें देखिए हैज और विल बी, यानी कि जो अगर हैज लगाएं तो यहाँ पे हैज के साथ बिन लगाएंगे, और विल बी, जो भी जो फॉर्म अगर दो अलग अलग फॉर्म है तो जो फॉर्म है उसका प्रॉपर जो फॉर्म है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। उस तरीके से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर एक वाक्य में एक वर्ब के दो, अच्छा ये तो कर चुके। इफ ही वाज अ मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट, ये तो आप पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़े थे, इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में क्या लगाते हैं, बोलिए कौन सा वर्ब लगाते हैं। यदि मैं भैया वर, वर, हाँ यदि मैं पंछी होता वर लगाते हैं तो मैं उड़ता, हाइपोथेटिकल में। है ना। तो जैसे वर्ड लगाएंगे if, भैया हाँ एज इफ भी होता है ना कहीं कहीं। एज इफ का मतलब ये होता है वह तो ऐसे मानो, बात कर रहे, हाँ एज इफ वह का तो मतलब ऐसे होता है बात कर रहा है मानो, जैसे कि राजा हो। है ना। हाँ हाँ, जैसे कि वह तो ऐसे बात कर रहा है जैसा कहीं का राजा हो। तो ही इज क्या टॉकिंग एज ही वर अ किंग। इफ ही वर अ मिलेनियर, यहाँ पे अगर वह मिलेनियर होता, है ना, तो इफ ही वर लगाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से जो भी इमेजिन किया जाता है, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर या आई वर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ही वर अ मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। काल्पनिक पद के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहे, वर का प्रयोग करेंगे, वर। ठीक है। आगे देखिए, लॉन्ग लीव द किंग, क्या कहें, लॉन्ग लीव द किंग। अब इसमें क्या है, ये आपका किस तरह का सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप विश कर रहे हैं, कुछ किसी के लिए मांग रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल का प्रयोग होता है। ऐसे हमने क्या सीखा है कि अगर सिंगुलर रहे, अगर आपका क्या रहे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहे तो आपको क्या, माइक म्यूट करिए, किसी का आवाज आ रहा है। अगर क्या रहे, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहे तो हमें सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करना था, करते थे अभी तक। लेकिन जी। ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर रहे उसमें अगर सब्जेक्ट भले सिंगुलर हो यहाँ पे, लेकिन वर्ब जो है यहाँ पे प्लूरल का प्रयोग करेंगे, सिर्फ ऑप्टेटिव सेंटेंस। लीव क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल वर्ब है, लीव सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर, सिंगुलर। गलत। वर्ब में बताया था ना, ऐसे उल्टा चलता है इसमें। वह गांव में रहता है, वह गांव में रहता है। सेंटेंस का ट्रांसलेट करिए तो
lives in village. वह गांव में रहता है, क्या होगा? आवाज कट रही है आपकी। He lives in a village. In the village. अब यहाँ पे जो आपने किया लिव्स, तो ही क्या है? सिंगुलर है सब्जेक्ट। हाँ. तो लिव्स क्यों किया? क्योंकि लिव्स भी जो आपका है सिंगुलर वर्ब है। हाँ. और वे लोग गांव में रहते हैं का क्या बनाएंगे आप? They live in the village. तो दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, लिव भी हाँ. आपका क्या है? प्लूरल वर्ब है। Plural. वही पूछ रहा था शिवानंद जी, कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे पीवी लिखा है ना प्लूरल वर्ब, तो किंग जो है चूंकि आपका एक है, तो यहाँ पे तो लिव्स होना चाहिए था रूल के अकॉर्डिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हाँ. होता, लेकिन चूंकि ये क्या है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना? सेंटेंस आप जान चुके हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक्स्ट्रा क्या रूल है? एक्स्ट्रा कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट भले रहे, लेकिन आपको वर्ब कौन सा प्रयोग करना है? प्लूरल वर्ब प्रयोग करना है। बात आई समझ में? क्लियर है जी. ऐसे कई वर्ब हैं जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग करके उसे नाउन का रूप दिया जाता है। अब देखिए कौन कौन से ऐसे वर्ब है जिससे पहले ए एन द लगा के उसको हम नाउन बना देते हैं। देखते हैं, ही इज वॉकिंग। अब यहाँ पे वॉकिंग यहाँ पे क्या है? वर्ब है कि नहीं? वह टहल रहा है, यहाँ पे वॉकिंग जो है क्या है? वर्ब है जी. लेकिन अगर कहें ही इज गोइंग फॉर अ वॉक, हमने क्या किया? आर्टिकल यहाँ पे ए ऐड कर दिया और ही इज गोइंग फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे वॉक क्या हो गया? Noun. नाउन हो गया, नाउन हो गया। है ना? और गोइंग जो हो गया ये यहाँ पे वर्ब हो गया। अगला देखिए, ही राइड्स अ हॉर्स, यहाँ पे राइड्स क्या है? वर्ब। तो सवारी कर, एक तरीके से वर्ब है। और ही वेंट फॉर अ राइड, तो यहाँ पे हमने राइड के पहले क्या लगा दिया? ए अ लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया, तो ये राइड क्या हो गया यहाँ पे? नाउन। नाउन हो गया। Noun. अभी हमने इसलिए कहा ना कि वर्ब से पहले हम क्या करते हैं, कई वर्ब्स ऐसे हैं जिनसे पहले हम आर्टिकल लगाते हैं और वो वर्ब क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। बोलिए, क्लियर है? जी। समझते चलिए। एक दो बार जब आप रिवीजन करेंगे तो ये आपका अपने आप जो है जैसे कूल, हो कूलर, प्ले, प्लेयर। आर्टिकल लगाना है। अच्छा, आप आर्टिकल समझिए, लगाना है। अगर अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन की जरूरत पड़े तो सभी प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि आप एक ही प्रीपोजिशन से काम चला लेंगे। अगर आपको लगता है कि अलग अलग प्रीपोजिशन की जरूरत है हमें अलग अलग वर्ब के साथ, तो आप उसका प्रयोग करेंगे। जैसे एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, यहाँ पे आप ऐसे नहीं करते कि एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। लैंड पर रहेगा, पानी में रहेगा, है ना? एम्फीबियंस किसको कहते हैं? मेढक होते हैं वो वाले। जो जमीन और पानी उभयचर। दोनों में रह सके, है ना? हाँ. उभयचर बोलते हैं सर इन्हें। हाँ, उभयचर। उभयचर, हाँ बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आप देखिए दो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया कि नहीं हमने? ठीक है। अगर यहाँ पे लिव के साथ ही क्या है? और लैंड के लिए ऑन का प्रयोग किए, और लिव के साथ ही वर्ब तो एक ही है लिव, लेकिन यहाँ पे वाटर के अकॉर्डिंग हमने इन का प्रयोग किया क्योंकि पानी में रहता है। दो अलग अलग, जब जरूरत जितना पड़े उतना करना है। He was acquitted of and absolved from all the charges of corruption। बताइए, acquitted का मतलब बताइए और absolved का मतलब बताइए। इस पूरे सेंटेंस का मतलब समझाइए। एक्विंटेड मतलब होता है परिचय। अब्जॉर्ब मतलब होता है सोखना, जिसे बोलते हैं। सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाइए ना भाई। सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा? इस सेंटेंस का मतलब समझाइए मुझे।
बोलिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए एब्जॉर्ब्ड का मतलब है दोष मुक्त, ठीक है, और एक्यूटेड का मतलब होता है बरी करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्यूटेड के लिए ऑफ और एब्जॉर्ब के लिए फ्रॉम का प्रयोग किए, सभी दोषों से मुक्त कर दिया गया, फ्रॉम ऑल द चार्जेस। अगला देखिए, आई एम हैविंग अ कार, ये सेंटेंस गलत है, आई हैव अ कार सही है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः आईएनजी में नहीं किया जा सकता, ये आप पढ़ चुके हैं आई थिंक, इसके साथ आईएनजी नहीं लगता, वो वाले चैप्टर में इससे पहले जो हुआ था। तो हैव के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, आई हैव अ कार करेंगे, ठीक है। आईएनजी का फॉर्म जो है यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अब समझिए ऐसे वर्ब की सूची कौन कौन से हैं जिसके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं। फिर से देखिए, ये आप कहीं देखा था क्या हम लोगों ने इसको, शायद वर्ब वाले किसी चैप्टर में ये किए थे क्या, ये इसमें आईएनजी नहीं लगता है, मुझे याद आ रहा है। जो रहे होंगे इस क्लास में लगातार उनको मालूम होगा, ये थे क्या उत्कर्ष जी? चले गए क्या? चले गए। निमिषा जी हमने कर रखा है क्या इसे? पता नहीं सर, मुझे तो नहीं याद है, मेरे सामने तो नहीं हुआ है। आईएनजी वाला शायद उत्कर्ष हुआ जी था उससे कहीं, पहले से कर रहे क्लासेस। आईएनजी वाला हो चुका है सर। खैर कोई नहीं, देखिए ऐसे वर्ब हैं जिनका आईएनजी फॉर्म में सामान्यतः प्रयोग नहीं होता है, समझ के चलिए, एक बार ध्यान रखिएगा इस वर्ड्स को, मैं पढ़ दे रहा हूँ। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन देखिए, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, आप इसको स्मेलिंग, सीइंग इस तरीके से नहीं करेंगे। वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, जो सोचने के काम में वर्ब जो आते हैं, तो थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज, ये सबका आईएनजी सामान्यतः नहीं बनाया जाता। वर्ब शोइंग पोजीशन, पोजीशन मतलब अधिकार, आपको जो बताए वैसे वर्ब, ओन, हैव, बिलोंग, है ना, बिलोंगिंग नहीं करेंगे, बिलोंग करेंगे। कंप्राइज, पॉजेज, कंटेन, कंसिस्ट, इस तरह के वर्ब्स हैं। वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, जो क्या कहेंगे, हमारे भाव को दर्शाए, फीलिंग को दर्शाए, मनोभाव को। बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, एडोर, वांट, विश, डिजायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन, इस समय आप आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। और कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जैसे लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप, रिफ्यूज, ठीक है। टेंस में कंटिन्यूअस भाग, अच्छा टेंस में शायद देखे थे हम लोग, देखिए बोला है ये, तो विस्तार जानकारी के लिए टेंस में कंटिन्यूअस भाग देखें, हाँ शायद टेंस में पढ़ा है हमने, इसमें दिया था। तो ये सब आपके जितने भी वर्ब्स हैं, इसका क्या करना है, आपको सामान्यतः आईएनजी फॉर्म नहीं बनाना है, ठीक है, 2-4 बार पढ़िएगा, ध्यान रहेगा। अगला देखिए रूल नंबर 14, एडवर्ब एज का प्रयोग नीचे दिए गए वर्ब्स के साथ किया जा सकता है। एज का प्रयोग जो भी वर्ब है नीचे उसके साथ करते हैं, जैसे रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, इनके साथ आप क्या करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। और एडवर्ब एज का प्रयोग नीचे दिए वर्ब के साथ ना करें, यानी अभी जो मैंने बोला रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, इनके साथ एज का प्रयोग आपको करना है, करेंगे, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं उसके साथ नहीं करना है। किसके साथ नहीं करना है, नेम, एलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, इनके साथ आपको एज का प्रयोग नहीं करना है। नहीं करना है। अब देखिए जैसे आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, तो यहाँ पे क्या होगा, रिगार्ड के बाद एज का प्रयोग करना है, इसलिए हम लगाएंगे आई रिगार्ड, ठीक है। एड को कहाँ करना है, हिम के बाद, आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, एज माई ब्रदर, है ना। मैं क्या, इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन बताइए, मैं उसे अपने भाई की तरह इज्जत देता हूं, कह सकते हैं, या इज्जत करता हूं, मैं उसका अपने भाई की तरह इज्जत करता हूं, आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर। बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो क्या लग जाएगा डिफाइन के साथ, डिफाइंड एज
यहाँ एज पे लगेगा सर। एज लगेगा। शी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, यहाँ कंसिडर्ड के साथ एज नहीं लगेगा। अभी आपने पढ़ा कि कंसिडर के साथ एज का प्रयोग हम नहीं करते नहीं हैं, नहीं करें। करते। तो कंसिडर्ड एज यहाँ पे गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एरर फाइंड करने वाले में इस तरह के रूल्स आपको आ सकते हैं, इस तरह के सेंटेंस आ जाएंगे। द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड, यहाँ पे एज नहीं होगा, सीधा क्या होगा, द टीचर कॉल्ड हिम Called him स्टूपिड। stupid. ठीक है। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज अ लेक्चरर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम अ लेक्चरर हो जाएगा। एज यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि अपॉइंट के साथ हम एज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। He thinks her as a fool, यहाँ पे एज नहीं होगा क्योंकि थिंक के साथ एज का प्रयोग नहीं होता। He think her a fool हो जाएगा सीधा, एज यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि थिंक के साथ हम लोग एज का प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई। अगला रूल देखिए क्या कहता है। अगर वाक्य में इट इज हाई टाइम या फिर इट्स टाइम का प्रयोग हो तो उसके बाद सब्जेक्ट का उल्लेख हो तो सब्जेक्ट के बाद V2 का प्रयोग करें। अगर कहीं पे इट इज हाई टाइम या इट्स टाइम लिखा हो, ठीक है, ये इट इज अबाउट टाइम के साथ भी होता है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, V2 का प्रयोग करना है। जैसे इट्स हाई टाइम यू डिड समथिंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डू के साथ नहीं कर, इट्स हाई टाइम यू डू समथिंग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इट्स हाई टाइम या इट्स टाइम के बाद हम क्या करते हैं, V2 का प्रयोग V2 करते हैं। V2 में क्या हो जाएगा, डू का डिड हो जाता है, तो यू डिड करना है यहाँ पे। अगला रूल देखिए, कई नाउन का प्रयोग एक निश्चित वर्ब के साथ किया जाता है। कुछ ऐसे नाउन है जिनका प्रयोग एक निश्चित वर्ब के साथ होगा। जैसे हैव लंच, हैव के साथ कौन कौन सा वर्ब प्रयोग होगा, देखिए, हैव लंच, हैव अ गुड टाइम, हैव अ सॉवर, हैव अ ड्रीम, हैव अ कन्वर्सेशन। ठीक है, इसके साथ हैव का प्रयोग होता है। टेक के साथ कौन कौन होगा, टेक एन एग्जाम, टेक एडवांटेज, टेक एन एक्शन, टेक रिस्क, टेक योर टाइम, कहते हैं ना, इसके साथ टेक का होता है। अब देखिए मेक के साथ क्या क्या होगा, मेक अ डिमांड, मेक अ गेस्चर, मेक अ नॉइज, मेक अ प्रॉमिस, मेक अ रिक्वेस्ट, मेक अ मिस्टेक। ठीक है, इसके साथ मेक वर्ब का प्रयोग होता है इन सारे वर्ड्स के साथ, इन सारे वर्ब के साथ। और अन्य उदाहरण है जैसे लॉन्च स्कीम, स्कीम के साथ लॉन्च का, रेंडर हेल्प, इम्पार्ट एजुकेशन, ये सब कुछ वर्ब्स हैं। लास्ट रूल क्या है इस चैप्टर का, देखिए, टू के बाद V1 का प्रयोग होता है, आप जान नहीं रहे इंफिनिटिव वर्ब का, परंतु अन्य सभी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग होता है, कोई भी और प्रीपोजिशन के बाद, जैसे टू के साथ तो वर्ब का V1 हुआ, लेकिन इसके अलावा भी और जो प्रीपोजिशन है उसके बाद अगर कोई वर्ब का प्रयोग हो रहा है तो V1 प्लस ing फॉर्म में होगा। समझ रहे हैं, टू के साथ है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करिए, टू के अलावा कोई प्रीपोजिशन है तो उसके बाद वर्ब के साथ ing लगाइए। जैसे he is afraid to do anything against his boss, टू आया तो टू के साथ डूइंग नहीं करेंगे, he is afraid to doing नहीं करेंगे, टू डू करेंगे, क्योंकि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा। ठीक है, और he is afraid of, यहाँ पे आप देखिए कौन सा प्रीपोजिशन आया, ऑफ आया, तो ऑफ के साथ क्या करेंगे, क्योंकि ये टू नहीं है तो वर्ब प्लस ing, गो प्लस ing क्या हो जाएगा, गोइंग आउट आफ्टर सनसेट। तो इसके अलावा अगर टू के अलावा कोई भी वर्ब होगा तो उसके साथ हम ing का प्रयोग करेंगे। बोलिए, यहां तक क्लियर है। जी सर, प्लेन इन्फिनेटिव क्या होता है? प्लेन इन्फिनेटिव कहाँ लिखा है, सर ये पैटर्न 12 में लिखा हुआ है, प्लेन इन्फिनेटिव। प्लेन इंफिनिटिव, नॉर्मल इंफिनिटिव जो होगा, पेज नंबर कितना है,
पैटर्न 12। देख लेते हैं। चाहिए मतलब उसमें कोई और प्रीपोजिशन नहीं ऐड जब होगा, ये सब प्लेन इंफिनिटिव, लीव द रूम, गो, मतलब नॉर्मल सीधा कहिए एक तरीके से वर्ब जो रहे, वर्ब का फॉर्म, मतलब सीधा V1, ठीक है। और टू इंफिनिटिव हो गया, यानी टू के साथ V1 लगा है तो ये चैप्टर आपका होता है समाप्त, ठीक है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं 40 तक। चलिए देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तैयार है क्वेश्चन के लिए? किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई दिक्कत? मानता हूं ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपको जानने के योग्य थी। ऐसी बात है कि नहीं है? हाँ सर। कुछ सीखे कि नहीं सीखे इस चैप्टर से? हाँ सर। जबरदस्ती का हाँ नहीं बोलिएगा। नहीं सर अभी वर्ब, आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी पढ़ा है नहीं मैंने, क्योंकि सर प्रीवियस क्लास नहीं देखी है। चैप्टर में वर्ब में डीप, मतलब अच्छे से डीप से जानने के लिए। इसमें एडवांस फॉर्म है, वही तो है वर्ब एडवांस। वर्ब में उसमें हाँ। आपने नॉर्मल पढ़ा, इसमें कुछ जो रूल्स हैं उसके बेसिक वो। अब इसको देखिए करना क्या है आपको, जैसे ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर भी मैं 2-4-5 जो भी अभी करवा दे रहा हूँ। इसका आपको करना क्या है कि इस चैप्टर को रिवाइज करना है। आपके पास अगर बुक है तो एक बार बुक से पढ़िए, नहीं समझ में आए तो ये वीडियो तो ऑलरेडी अपलोड हो ही जाता है यूट्यूब पे, सेम वीडियो, आप वहां से एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर से बुक से पढ़िए। वीडियो देखने के बाद भी आपको कम से कम एक बार या 2 बार बुक से पढ़ना है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप पूर्णतः वीडियो पे आप ये हो जाइए, क्योंकि मैं बुक से बता रहा हूँ। तो आप बुक से जब पढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा, तो आप उसको पेंसिल लेके बैठा करिए, पेन से नहीं अंडरलाइन करते बुक में कभी भी, ध्यान रखिए। उसको पेंसिल से अंडरलाइन करिए, जो आपको लगे कि हाँ ये रूल तो मुझे आता है उसको मत टिक करिए, लेकिन जो लगता है कि नहीं यार ये एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो उसको डबल टिक कर लीजिए आप, ठीक है। फिर आगे पढ़ते चले जाइए। मान लीजिए 20 रूल है, 20 रूल में से आपको 10 रूल आपको समझ में आ गए, उसको हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, कोई टिक नहीं किया। 10 रूल हमें लगा कि नहीं मैं भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, मैंने उसको डबल टिक करके रखा है। फिर जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो पहले का जो 10 रूल जो हमें याद था उसको हम नहीं देखेंगे, उसको ऊपर ऊपर बस देख लेंगे। ज्यादा फोकस कहाँ करेंगे? जो हम भूल सकते थे, जिस पे हमने टिक किया है। अब दोबारा से जब पढ़ेंगे तो 10 रूल फिर से जब पढ़े तो अब 10 में से लगेगा कि नहीं यार इसमें से तो 4-5 मुझे याद हो गया, इसमें मुझे अब दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो उसमें से क्या करेंगे, उस बाकी को टिक को मिटा देंगे, बचेगा 5। फिर जब तीसरी बार रिवीजन होगा तो सिर्फ वही 5 देखेंगे। इस तरीके से जब उस बार वो 5 भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप किया करिए। ऐसा नहीं कि जब भी बुक पढ़ रहे हैं तो एकदम माइन्यूटली ऊपर से नीचे तक देखते चले, ऐसा नहीं। जो लगता है कि आप भूल सकते हैं, जो नया है या जो आप नहीं सीखे थे भूल सकते हैं, बस उसको टिक करते चलिए। जो लगे कि इंपॉर्टेंट है उसको टिक करिए, जो आपको आता है बस उसको एक बार बोल के पढ़ लीजिए, वो दोबारा से रिवीजन हो गया आपका। चलिए 1-2 क्वेश्चन करते हैं। वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन, किस पार्ट में एरर है बताइए। देखिए इस चैप्टर से किस तरह के सवाल आएंगे, इसी तरीके के सवाल आते हैं, और एरर फाइंड करने वाला सवाल आपके पास जरूर आता ही आता है। पहले पार्ट में गलती है भैया। बोलिए क्या गलती है भाई, और लोग भी सोचिए। बोलिए सभी लोग जो भी चैप्टर पढ़ चुके हैं बोलिए। क्योंकि सर वॉकिंग के पहले वॉज लगेगा, वॉज या वाइल आना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं आएगा तो वो सेंटेंस गलत हो सकता है। आंसर पीछे ही है, क्योंकि समझ रहे हैं? नहीं सर ऐसे नहीं है। पक्का? हाँ सर, ये वॉकिंग वाला भी सेंटेंस पढ़ा है ना मैंने। ठीक है भैया वॉकिंग अलोंग द रोड, नहीं तो सरस्वती माता की कसम दे देंगे फिर। वॉकिंग ऑन द रोड होगा। झूठ बोलिएगा भूल जाइएगा सब। निंजा टेक्निक है सच बुलवाने का। सही कहा भैया आपने, सही कहा आपने, ये माही जी ने सही कहा है कि देखिए आपका जो वॉकिंग अलोंग द रोड है अ कार नॉक्ड हिम डाउन, यहाँ पे इसका रूल आपने पढ़ा है पीछे कि इस प्रकार के तीसरे वाक्य में वॉकिंग के लिए उपयुक्त तो सब्जेक्ट जो है प्रयोग करें, नहीं तो जो बाकी आगे वाला जो है ना वो पहले भाग का भी सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कार है
तो अगर आप इससे पहले कोई ऐड नहीं करेंगे कुछ, तो यानी कि कार जो है वो वॉकिंग अलोंग का भी जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, उस वाले पार्ट का भी सब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो while क्या इसमें क्या करना है, while I was walking along the road। ठीक है, तो while he was ऐड करेंगे आप, him down है ना, तो he was करेंगे, while he was पहले ऐड करेंगे, walking along the road a car knocked him down। यहाँ him लगा है इसलिए आप पहले while he was कर देंगे। बात समझ में आई? हाँ। आगे देखिए, having done my homework my mother allowed me to go out and play। having वाला आपने पढ़ा है, बोलिए। हाँ हैव होगा। हैव डन माय होमवर्क। देखिए जो पहला रूल आपको बताया ना, वही सब्जेक्ट इसका ही बन जाएगा, उसी तरीके से बस इसमें अप्लाई करिए तो। सेम है, देखिए आईएनजी उसमें भी लगा था शुरुआत में, इसमें भी लगा है, तो भाई इसका कुछ सब्जेक्ट आप डालिए, नहीं तो मदर जो है उसका भी हो जाएगा, वही सब्जेक्ट बन जाएगी। I having done my homework। my तो my का my किस पार्ट में एरर है पहले ये बता दीजिए आप। चलिए एरर फाइंड करना है, वहां पे ये जो है ये पूछ नहीं रहा है कि भाई क्या है होगा, कम से कम एरर भी बता दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। बताइए। ए पार्ट। ए पार्ट में एरर है, इसका होगा क्या भैया? सी पार्ट में क्या होगा? सी पार्ट में गलत भाई, बोलिए। ए पार्ट वाले क्या होना चाहिए सही? प्रिया जी कमेंट कर रही हैं while I have done my homework। अलाउड है ना, पास्ट की बात हो रही है तो हैव क्यों करेंगे, हैड करेंगे ना भाई। आफ्टर आई हैड डन माय होमवर्क। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप हैव करेंगे तो यहाँ अलाउड है, पास्ट की बात हो रही है, मेरे माँ ने अलाउ किया, तो यहाँ पे हैड आप करिए कि आप आफ्टर आई हैड डन माय होमवर्क। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो ये वाला पार्ट इसी का फिर सब्जेक्ट बन जाएगा। बोलिए, क्लियर है? थर्ड वाले का जवाब मुझे लगता है सबको आता होगा, क्योंकि मैंने इसको एकदम बताया है। बताया तो सब है। It sir, it rainy day। Being a rainy day, I had to cancel all my appointments। किस पार्ट में एरर है? ए में सर it होगा, it rainy day। कहाँ पे इट होगा? being के पहले। हाँ, क्योंकि उसका रेनी डे के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? इट लगाते हैं। हाँ। ठीक है, यहाँ पे इट बीइंग अ रेनी डे आई हैड टू कैंसिल ऑल माय अपॉइंटमेंट्स, ये आपका सही हो जाएगा। जैसे आपने पहला दूसरा किया ना, कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वही हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है ये आई इसका भी बन जाएगा, ठीक इसी तरीके, इसलिए यहाँ पे इट लगाना Sentence जरूरी गलत हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइए। फोर्थ सभी लोग बताएंगे। A few selfish leaders are bent to harm the very foundation of democracy। are bent to harm, सोचिए जरा। भैया सी पार्ट में। आपको इसमें क्या प्रॉब्लम लग रही है सी पार्ट में, बताइए तो शिवानंद जी। द वेरी फाउंडेशन भैया। और बी पार्ट आपको सही लग रहा है? आ फ्यू सेल्फिश लीडर्स। आर के बाद ये जो है वर्ब का मतलब ये सेकंड फॉर्म होगा। भैया जैसे बोलते हैं ही इज अलाउड टू गो देयर, उसी तरह हम कह सकते हैं ना। बेंट, देखिए आर लगा है तो कहीं ना कहीं आईएनजी वाला भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ing लगेगा, हार्मिंग होगा ना। यहाँ पे हार्म की जगह हार्मिंग कर देंगे आप। बी पार्ट में एरर है। देखिए बेंट ऑन हार्मिंग का प्रयोग बेंट टू हार्म के स्थान पर करें। बेंट ऑन का अर्थ है डिटरमाइंड टू डू। ठीक है, अच्छा ये फ्रेजल वर्ब है। हाँ, बेंट ऑन का मतलब है डिटरमाइंड टू डू। बेंट ऑन के बाद हार्मिंग V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, क्योंकि बेंड ऑन जैसे कुछ वर्ब्स फ्रेजेस के बाद जेरंड का प्रयोग होता है। बेंड ऑन जो है ना ये आपका फ्रेजल वर्ब है, उसके बाद आपको आईएनजी फॉर्म ही प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे बेंट टू
हार्मिंग कर देंगे आप यहाँ पे, बेंट ऑन हार्मिंग, सॉरी, टू की जगह, टू हार्म की जगह बेंट ऑन हार्मिंग हो जाएगा। ठीक है, पांचवा फटाफट बता दीजिए, 1 मिनट का समय है। एज आई हैव वर्कड हार्ड आई एम कन्फाइंड टू पास विद फ्लाइंग कलर्स। बी। ये पार्ट में ING गलती, ये पार्ट में किरण। एज आई वर्कड हार्ड होगा, हैव नहीं लगेगा। नहीं क्या सर, अगर है भी बी लगा रहे हैं होगा, तो क्या मतलब गलत ING है? लगेगा जीरन में, V1 + ING। कहाँ पे? बी में पासिंग होगा। सिर्फ पासिंग होगा? आई एम कॉन्फिडेंट टू पासिंग होगा आपके कहने के अनुसार? हाँ सर, क्योंकि फ्लाइंग में भी तो ING। होगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंट टू पासिंग नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग करेंगे। ठीक है, हाँ क्योंकि सर। जब भी पासिंग, अभी आपने रूल पढ़ा था ना कि टू के साथ V1 लगाना है, बाकी अगर कोई प्रीपोजिशन हाँ। रहे तो क्या लगाना है? ऑफ, ING लगाना है। ING लगाना है, सॉरी। ऑफ पासिंग करेंगे यहाँ पे, बी पार्ट में एरर है। क्लियर है? हाँ सर। आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज एक ही क्लास